morning to all. Welcome in KVS Saro Daily Live. Today we will discuss the new chapter, the P block elements. You have already learned P block element in class 11. There are two groups allotted for class 11, that is group 13 and 14. Here we will learn 15 to 18. So what is P block elements? P block elements क्या है? यदि आपको कोई पूछता है कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं P block elements. So P block elements are located in the extreme right of the periodic table. आप देखोगे कि आपका जो एक्सट्रीम राइट प्लेस है वहाँ पे रखते हैं बेटा हम लोग P block. So P block elements are characterized by the valency electron configuration ns2 np126. So there are how many groups? So there are 6 groups. Why only P block elements have 6 groups? You know, it depends upon the orbital. In one orbital only 2 electrons can accommodate and P subshell has 3 orbitals. That means it can only accommodate 6 electrons, so there are 6 groups. That means the last electrons enter into the P subshell, then the elements is called P block element. 16, 17 and 18. So in this case, this is boron family: boron, aluminum, gallium, indium, thallium. बेटे इसको याद करने के लिए जो आपको कंपटीशन में भी अपने CBSE में भी काम देता है हमेशा, क्योंकि इसे अरेंज करना होता है. जैसे आपको कोई पूछ दिया कि बताओ कि थैलियम प्लस और B प्लस या IN प्लस, विच वन इज मोर स्टेबल. तो यदि आपको सीक्वेंस याद है और फिर वो कॉन्सेप्ट याद होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो इसे लर्न रखने के लिए बेटा, जैसे हमने लर्न कैसे किया, बैगन, आलू, गाजर इन थैला. ये सब्जी लाने के लिए थैला लेकर जाते हैं और उसमें क्या क्या ले लेते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला. ठीक. कार्बन फैमिली सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड. इसको हम कार्बन फैमिली बोलते हैं. इसका हेड मेंबर कौन है, कार्बन, इसीलिए इस फैमिली का नाम क्या है, कार्बन फैमिली. तो यहाँ पर कैसे लर्न करोगे, कहे सीता जी सुनो प्रभु. आजकल रामायण खूब जोर से देख रहे हो दबा करके नहीं, तो कैसे लर्न कर लेना है, कहे सीता जी सुनो प्रभु. नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. इसको लर्न कैसे करोगे, इसको कर सकते हो नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब बीमारू बेकार हैं सब. नहीं, अपना देश ठीक है. नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सब बीमार. तो ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. 16 फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम. ये ऑक्सीजन की फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. कैसे लर्न करेंगे इससे, उससे टेपो. टेपो मीन्स चीटिंग, लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप चीटिंग की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसको लर्न करने का एक तरीका है. FCl फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं बेटा, फार्मर चावल बेचने इंडिया आया.
फार्मर चावल बेचने इंडिया आया। और इस ग्रुप में कौन कौन सा है? हीलियम भी है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। तो ये जो सारा चीज आप देख रहे हो ये नोबल गैसेस है, इसी के बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हमने आज खरीदी जेरोक्स, कौन सा? मशीन। ठीक है, ऐसे करके इसको लर्न कर लेंगे। अब बेटा यदि हमें ये सीक्वेंस याद रहता है तो सबसे बड़ा क्या एडवांटेज है पता है? कि यू डोंट नीड टू लर्न द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। आपको एटॉमिक नंबर तो लर्न करना ही नहीं है, सिर्फ आपने सीक्वेंस लर्न करना है। जैसे यहाँ पर देखो 2 में क्या ऐड कर देते हैं? 8, तो क्या हो जाता है बेटा? 10, फिर 8 ऐड करेंगे तो 18, फिर 18 ऐड करेंगे तो 36, फिर 18 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 54, और फिर 32 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 86। यही चीज आप किसी में भी दोहरा सकते हो। जैसे देखो बोरन का आपको इतना छोटा है कि पता है बोरन कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 5, तो 8 ऐड कर दिया आपने, 13, फिर 18 ऐड कर दिया 31, फिर 18 ऐड कर दिया 49, और फिर 32 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 81। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बोरन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ से डिमार्केशन आ गया नहीं कि ये क्लास 11 में हमने पढ़ लिया और इसे पढ़ना है हमको 12 में। तो हमने बहुत सारा चीज इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में 11 में पढ़ी थी, हो सकता है भूल गए हो। नहीं, भूलना तो हमारा स्वभाव है। तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग, क्या डिस्कस करते हैं, जो हर ग्रुप में वही चीज हमारा डिस्कस होगा। तो सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जानते हो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो तो आप क्या करेंगे कि इसका नियरेस्ट जो नोबल गैस है पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हम आउटर सेल लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम इस 14 वाले को अडॉप्ट कर लें तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर हीलियम 2s2 2p1, देखिए 5 आ गया ना आपका, 2 to 4 1 5। यहाँ पर बेटा नियन तो 10 तो ऑलरेडी आ गया, तो क्या है? 3s2 3p1। यहाँ पर क्या आएगा? आर्गन, अब आर्गन आएगा तो क्या आ गया एक्स्ट्रा? 3d10 4s2 4p1। यहाँ पर क्रिप्टन 4d10 5s2 5p1। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? जेनॉन। अब आपने 32 ऐड किया है तो इसका मतलब F ब्लॉक भी आ गया, तो क्या लिखेंगे आप? 4f14 5d10 6s2 6p1। देख रहे हैं? तो ये जो लिखेंगे, अब इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है अपने अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आप जानते हो कि अल्कली मेटल में हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ns1 में है, अल्कलाइन अर्थ मेटल ns2 में है। लेकिन यहाँ पर बेटा देख रहे हो कि P स्टार्ट हो चुका है, तो इनका P1 भरा हुआ है। अब इसके बेसिस पर आप बहुत सारा चीज डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। जैसे आप कहते हो कि ऊपर से हम नीचे आते हैं तो क्या होता है कि साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ता है। लेकिन बेटा यहाँ पर आओगे तो बोरन एल्युमिनियम में तो बहुत साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें और इसमें देखोगे एल्युमिनियम और गैलियम में तो ये डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये 141 पिकोमीटर है बेटा, तो ये 135 पिकोमीटर है, मतलब छोटा हो गया। समझ में नहीं आ रहा बात छोटा क्यों हुआ? तो याद करो, रिकॉल करो, आपने 11 क्लास में पढ़ा था और गैलियम को मार्क करवाया था कि क्या हो रहा है गैलियम में। ये देखो पहली बार वो डी इलेक्ट्रॉन्स का इंटरवेंशन हो रहा है।
डी इलेक्ट्रॉन्स के इंटरवेंशन से। और आप जानते हैं ना शिल्डिंग पुअर, शिल्डिंग का क्या है हमारा, सबसे ज़्यादा कौन करता है, एस, पी, डी और फिर एफ। तो इनकी और इनकी शिल्डिंग क्या है, बहुत पुअर शिल्डिंग है बेटा। तो इस पुअर शिल्डिंग के कारण पहली बार ये एलिमेंट जो यहाँ पर इनके पहले कौन सा, स्कैंडियम 21 टू जिंक 30, ये देखो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरे हैं, डी में भरे हैं, जिसके कारण इनकी शिल्डिंग पुअर है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया एंड इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर ये डिफरेंस आया है बेटा। दूसरा डिफरेंस जो आप देखोगे, अपने कंपेयर करोगे आप, जैसे आप बेरियम और रेडियम से कंपेयर करेंगे या सीजियम फ्रांसियम से कंपेयर करेंगे, तो आप देखोगे कि बहुत लार्ज गैप आ रहा है, बहुत अच्छा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन बेटा इंडियम और थैलियम में आप गैप ही नहीं देखते। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये देखो, अब इनके पास 14 तो एफ वाले आ गए जो सबसे पुअर हैं, फिर 5D भी है, मतलब एक तो इसके कारण हो ही रहा था, एक एक्स्ट्रा इफेक्ट और आ गया। तो इस एक्स्ट्रा इफेक्ट आने के कारण एफ की जो शिल्डिंग है पुअरेस्ट है। तो इस थैलियम और इंडियम में आप देखोगे बहुत ज़्यादा साइज इंक्रीज नहीं होगा। तो जब भी ये कभी इस तरह का एनोमोली आता है, इस तरह का एबनॉर्मल वेरिएशंस आता है, तो आपने सोचना है कि क्या कोई डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का इंटरवेंशन तो नहीं है। यदि डी और एफ ब्लॉक का है तो उसके कारण ये एनोमोली आया है। ठीक, अब देखो यही फैक्ट बेटा किस पे असर डाल देगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डाल देगा। जब देखो साइज छोटा हो गया तो क्या समझते हो कि एल्युमिनियम से गैलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि साइज छोटा है जबकि नीचे कम होता है ना। ठीक इसी तरह से थैलियम में आप देखेंगे इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम नहीं होती जितनी और सारे ग्रुप में हो रहा है, 1 और 2 में हो रहा है, तो ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग। तो यहाँ पर ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा था और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशंस पढ़े थे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन पढ़ा था। ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन क्या पढ़ा था और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिसाइड होता है। किसी भी ग्रुप में चलेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड होता है बेटा कि जो इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और इनका ग्रुप नंबर -10 कर देंगे, वो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर 13 है और इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 3, तो 10 माइनस करो तो कितना आएगा, 3। तो ये जो 3 है ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यदि हमको कोई भी पूछ ले कि बताओ 13 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो 3 बोल सकते हैं। इसी तरह से बेटा 14 माइनस 10 कितना आएगा, 4, 15 माइनस 10 कितना आएगा, 5। तो इस ग्रुप का कितना हो जाएगा, +5, इस ग्रुप का मैक्सिमम +6, इसका +7 और इसका +8। तो इसी को बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज हाईएस्ट। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अब वेरिएशन कैसे होता है, जैसे आप देखते हो कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप थैलियम में, इंडियम में हम देखते हैं कि +1 की टेंडेंसी भी बढ़ रही है, +1 की टेंडेंसी भी बढ़ रही है। क्यों? तो हम सिंपल क्या बोल देते हैं वर्ड, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नहीं, हम बोल देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, क्या चीज़ है इनर्ट पेयर इफेक्ट? कि ये कहता है कि जो NH2 का इलेक्ट्रॉन है जो बोरन में बहुत इजीली पार्टिसिपेट कर लेता है, वो हमारा थैलियम में नहीं कर पाता। क्या रीजन हो जाता है भाई, थैलियम में क्यों नहीं करता? तो कह रहा है कि ये जो हमारा 6s2 है तो ये बहुत पुअर शिल्डिंग है, तो इसके कारण दिस 6 ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिमेन्स पेयर्ड। तो ये 6s पेयर ही रह गया और सिर्फ 6p का एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो भाग ले रहा है। तो इसी के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर नहीं हुआ, तो कैसे रह गया, एज ए इनर्ट बिहेव किया। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
अब आप देखते हैं कि जो इसकी मोनोवैलेंसी है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ओनली पार्टिसिपेशन ऑफ p इलेक्ट्रॉन। जो NH2 Np1 देख रहे हैं तो p1 इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसका +1 आ रहा है, लेकिन यदि ये +3 शो करता है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज बनाएंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा और तब हम इसको बोलेंगे कि ये पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन नीचे ये इफेक्ट क्यों? तो बेटा एक फैक्टर तो मैंने बताया शिल्डिंग इफेक्ट का, दूसरा जानते हो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर द ns इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड्स द एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन दे फॉर्म बॉन्ड। जो बॉन्ड बनाते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो कि BCl3 AlCl3 GaCl3 बन रहा है, तो क्या TlCl3 में उतना एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट इज सफिशिएंट टू अनपेयर द ns इलेक्ट्रॉन? यदि नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं करेगा, कोई भी घाटे का सौदा नहीं करता है, ठीक है। तो इसको ns का इलेक्ट्रॉन अनपेयर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो थैलियम नहीं प्रोवाइड करा पाता है। तो क्यों बेटा? कि थैलियम का साइज थोड़ा तो बढ़ा तो हुआ है, तो जब आपका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी तो कम होगा। इसको एक डाटा से भी देख लेते हैं कि यदि हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी, और इसी को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। यदि एक ग्रुप में आपने समझ लिया, इसी को हम अप्लाई कर सकते हैं। GaCl3 InCl3 और TlCl3, इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है GaCl3 का, ये होता है 242 किलो जूल पर मोल, 206 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज ओनली 153 किलो जूल पर मोल। So this is very lower value which is not sufficient to unpair the ns electron। तो एक तो आपके दिमाग में चल ही रहा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किसके कारण होता है? तो पुअर शिल्डिंग बाय f इलेक्ट्रॉन्स के कारण, कि हमारा जो ns इलेक्ट्रॉन है वो मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करता। दूसरा हमने सीखा कि जैसे आप देखते हो कि ये बोरॉन एटम है और एक क्लोरीन इसके पास अप्रोच कर रहा है, तो जो पहला BCl बॉन्ड बन रहा है उससे क्या हो रहा है कि ये 2s का इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड हो जा रहा है। जब इसके बॉन्डिंग में भाग लेते हैं तो ये एक्साइट होकर के कुछ इस तरह का हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देता है sp2, और ये p ऑर्बिटल वैकेंट बच गया। यही काम यहाँ पर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रिलीज हुआ, इसलिए। ठीक है, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट इसीलिए हम बोलते हैं इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब कभी भी तुमको एक छोटा सा ट्रिक समझ लो, बता देता हूँ, कभी नहीं भूलना है आपको कि जो लोअर एलिमेंट्स है उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे यदि हमको कोई पूछे कि Np और Bi, बिस्मथ का BiCl5 स्टेबल है कि PCl5 स्टेबल है, तो बिस्मथ कहाँ है? लोअर, तो हम कहेंगे यहाँ पर +3, क्योंकि कितने से कम होगा? 2 से कम होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी इसकी रिड्यूस्ड बाय 2। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट है, उसका प्रभाव है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कभी भी जब लिख देते हैं हम सीधे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये सारे बेटे रीजन्स होते हैं। तो अब हम अपने ग्रुप में आ जाते हैं जहां से हमें मेन पढ़ना है। हम आ गए अपने 12। अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और फिर हम दूसरा चीज इसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें ये एक 17 मेंबर एक ऐसा फैमिली है जिसमें तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब फ्लोरीन भी क्लोरीन गैस में है, ब्रोमीन लिक्विड में है, आयोडीन सॉलिड में है, एस्टेटाइन सॉलिड में है। तो जब भी आ जाए कि नेम ए ग्रुप इन विच ऑल द फिजिकल
स्टेट सॉलिड लिक्विड गैसेस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, तो ग्रुप 17 है ना। और स्टेटाइन थोड़ा रेडियो एक्टिव भी होता है। तो यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो ये 7, ये 15, 33, 51, 53, ये क्या आ गया, हीलियम 2s2 2p3, ये नियॉन 3s2 3p3, आर्गन 3d10 4s2 4p3, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3, जेनन 4f14 5d10 6s2 6p3। तो इसका आप देख रहे हैं कि ns2 np3 ये हाफ फील्ड है, तो इसके कारण बहुत सारा प्रॉपर्टीज फिर इसके ऊपर डिफर करेगा। अब देखो पहला मेंबर्स जो भी होता है बेटा वो एक एनोमोलस बिहेवियर शो करता है। एनोमोलस क्यों शो करता है, क्या क्या रीजन होता है? तो पहला रीजन होता है स्मॉल साइज। स्मॉल साइज के कारण क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इसके पास क्या नहीं है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि आप जानते हैं 2d ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर हम 2d नहीं लिख सकते क्योंकि n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये सारे बिहेवियर जो हमारे हैं वो कैसा है, एनोमोलस बिहेवियर है। तो एनोमोलस बिहेवियर का मतलब है कि अपने मेंबर से डिफर करेगा। जैसे कोई आपको पूछ लिया कि नाइट्रोजन इज ए गैस बट फास्फोरस इज ए सॉलिड, तो क्या जवाब होगा? आपका पहला जवाब होगा कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर कैसे रहता है, N2, फास्फोरस कैसे रहता है, P4। इसका मतलब कि नाइट्रोजन स्मॉल साइज के कारण p-p बॉन्ड बनाने में सक्षम है, लेकिन यहां पर p-p बॉन्ड नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज। तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है और इसका एटॉमिसिटी 4 हो गया। तो आप देखो कि यदि इसके 4 हैं तो इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये रूम टेम्परेचर पर इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, तो सॉलिड स्टेट में आ गए। ठीक है, आप जानते हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, तो उसी पर स्टेट डिपेंड कर रहा है। तो N2 और P4। यहाँ पर यदि दूसरा बदल के क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि नाइट्रोजन इज डायटोमिक वेयर फास्फोरस इज टेट्राएटॉमिक, आर्सेनिक इज टेट्राएटॉमिक, व्हाई? तो यही रीजन है कि जब हम p ऑर्बिटल्स हमारा साइज बेटा छोटा होगा और ये पास होंगे तो जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, और ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, और साइड वाइज ओवरलैप को क्या बोलते हो, पाई बॉन्ड नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, p5 बॉन्ड। तो ये सारा चीज आपके किसके कारण आ रहा है? यदि हम इस पर आए कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखो कि जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कारण क्या है कि जब NH3 और PH3 दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, फिर देखो कि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा स्मॉल साइज के कारण इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो इस तरह से ये आपको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता रहा है। और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जैसे कोई क्वेश्चन हमसे पूछा कि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना, NCl5 नहीं बना। अच्छा, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, N2O5 तो बनाता है, इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है।
तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 5 हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 ही है। कोवैलेंसी इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4। कैसे 4 हो सकती है? ये देखो 2s और 2p का 3 ऑर्बिटल, तो इसके पास जो टोटल ऑर्बिटल्स हैं s का 1 और p का 3, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी यदि हो सकता है नाइट्रोजन का तो क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि NCl5 इज नॉट पॉसिबल, वाई? तो एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। N2O5 हो सकता है, N2O5 तो इसलिए होता है कि इसकी 4 ही बॉन्ड है। ये देखिए, ये देखिए 4 ही कोवैलेंसी, तो ये हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट भले +5 है, लेकिन इसकी कोवैलेंसी 4 ही है। अब यदि हमको यहाँ भी कोई पूछा कि क्या BiCl5 पॉसिबल है, बन सकता है, एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे नहीं। अब रीजन क्या होगा? d ऑर्बिटल तो है यहाँ, तो फिर बैक ऑफ क्या रीजन? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सिर्फ यही 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज हम पहले मेंबर के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो फ्लोरीन हो, हर हमेशा यही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। अब देखो, पहला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? NS2 ये स्टेबल अरेंजमेंट है। तो जब आप 16 से कंपेयर करोगे तो आपने पर रखा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। लेकिन बेटा जब आप इसके सामने कौन है? ऑक्सीजन है, यहाँ पर कौन है? सल्फर है। तो ये देखो, ऑक्सीजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है? 2p4, इसका क्या बन रहा है? 3p4। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता है इजीली रिलीज हो जाए, और p वाले में क्या है? एकदम सिमेट्रिकल उनका ऑर्बिटल बैठा हुआ है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि हाफ फील्ड और मोर सिमेट्रिकल, इट इज मोर स्टेबल। तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत पहले से कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। सो ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट होगा बेटा, ग्रुप 16 से कंपेयर करोगे तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो कभी भी आपको इस पर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन, या phosphorus has higher ionization enthalpy than sulfur, so you can explain on the basis of half field. तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन इसका गैस है और सारे मेंबर सॉलिड हैं और टेट्रा एटॉमिक होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी पर चलें, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। आप देखोगे कि जो इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर -3, +3 एंड +5। ये इसका हाईएस्ट है, ये इसका लोएस्ट। ठीक है, -3, +3 एंड +5। द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 oxidation state decreases down the group. Why? Due to increase in metallic character. Bismuth hardly exhibit any -3 oxidation state. क्यों? क्योंकि वो मेटालिक कैरेक्टर का हो रहा है। +3 आप देखेंगे कि शो करता है, और नीचे फिर देखेंगे कि +5 की टेंडेंसी कम होगी, जो अभी हमने डिस्कस यहाँ पर किया था। तो किसके कारण बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। और बीच का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होना चाहता है। आप जानते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट होने का मतलब क्या होता है? कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि आइदर इन हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज मोर स्टेबल देन द स्पीशीज ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे आप देखो कि लैब के अंदर आपको नहीं मिलता है नाइट्रस एसिड, HNO2 नहीं मिलता हमको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है?
ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है HNO3 और NO में, और इसमें ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर इसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -4 + 1 + 3, और यहाँ पर क्या हो गया, तो +3 से +5 ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या है -2 है, तो ये क्या होगा +2, तो +3 से +2 रिडक्शन। इसका मतलब कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। तो जब ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो ये तो हायर या लोअर में जाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। फास्फोरस का भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनको भी टेंडेंसी है डिस्प्रोपोर्शनेट होने का, डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि नाइट्रोजन is restricted to a maximum covalency of 4 because it has only 4 orbitals, 1s and 3 2p orbitals. So due to absence of d orbitals, nitrogen can have maximum covalency of 4. हमने जनरल में एनोमोलस प्रॉपर्टीज डील किया था, तो नाइट्रोजन भी एनोमोलस पहला मेंबर है। नाइट्रोजन एनोमोलस बिहेवियर शुरू करता है तो किस किस के कारण, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। स्मॉल साइज के कारण क्या क्या करता है, ये पी मल्टीपल बॉन्ड बनाने में सफल होता है। दूसरा, जब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के स्मॉल साइज के कारण एक और प्रॉब्लम होता है कि नाइट्रोजन कैटिनेट नहीं करता। क्यों? बिकॉज NN सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन PP सिंगल बॉन्ड एंड AS सिंगल बॉन्ड। क्या रीजन हो रहा है, ये देखो, स्मॉल साइज के ऊपर लॉन पेयर्स ज़्यादा हैं तो इट सफर्स मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और NN सिंगल बॉन्ड जब वीकर होगा तो एक लंबा चेन नहीं बना सकता। जब भी बेटा आपको कोई कैटिनेशन पर सवाल पूछे तो आप हमेशा सिंगल बॉन्ड इंथैल्पी याद रखेंगे कि यदि उसकी सिंगल बॉन्ड इंथैल्पी स्ट्रॉन्गर है, जैसे कार्बन इतना कैटिनेट क्यों करता है, तो CC सिंगल बॉन्ड 347 किलो जूल पर मोल होता है, सोचो। तो इसलिए C60 C70 या कोई भी तुम ब्रांच या साइक्लिक कंपाउंड्स जो उसका देखते हो वो उसके बॉन्ड इंथैल्पी के कारण देखते हो। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन की कैटिनेशन की टेंडेंसी है वो कम है, तो ये कैटिनेट नहीं कर पाते हैं, मतलब अपना लंबा चेन नहीं बना पाता नाइट्रोजन, जैसे फास्फोरस बनाता है, आर्सेनिक बनाता है, ठीक है। और जब भी कभी तुमको कोई रिएक्टिविटी पर क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बट फास्फोरस इज रिएक्टिव, क्या रीजन? तो बेटा जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको तोड़ने के लिए, मतलब उसका बॉन्ड इंथैल्पी इतना ज़्यादा हाई है, जैसे कि तुमको बोला फ्लोरीन इज रिएक्टिव, तो फ्लोरीन क्यों नहीं रिएक्टिव होगा? मात्र 158 किलो जूल पर मोल उसकी बॉन्ड इंथैल्पी है। और नाइट्रोजन इनर्ट क्यों नहीं होगा? 941 किलो जूल पर मोल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन बेटा पी बॉन्ड बनाता है नहीं, तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, इसके कारण इसकी बॉन्ड इंथैल्पी 941 किलो जूल पर मोल होता है। तो क्या रूम टेम्परेचर पर इतना एनर्जी ला सकते हो, तोड़ सकते हो नाइट्रोजन को? इसीलिए तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, और हम लोग आराम से ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, या जहाँ भी ऑक्सीजन का काम होता है वो सेपरेट मिक्सचर के फॉर्म में हम नहीं यूज करते नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये रिएक्ट कर जाएगा तो NO2 तो यहीं रूम में ही बन जाएगा, नहीं पॉल्यूशन तो बहुत हो जाएगा। तो बेटा ये रीजन है कि नाइट्रोजन नहीं, लेकिन फास्फोरस रिएक्टिव होता है। तो P4 जो बना के रहता है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, उसके कारण उसमें एंगुलर स्ट्रेन होता है और वो जल्दी टूट जाता है। तो जब भी कोई रिएक्टिविटी का क्वेश्चन की बात करे बेटा, तो उसकी बॉन्ड इंथैल्पी से कंपेयर करना है कि नाइट्रोजन इज लिस्ट रिएक्टिव, नाइट्रोजन इज इनर्ट, तो ड्यू टू हाई बॉन्ड एसोसिएशन, फिर आपका जवाब कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर जैसे मैंने एक क्वेश्चन तुमसे पूछा कि R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट, तो कहोगे सर इसमें तो 5 वैलेंसी की बात हो रही है, 5 कहाँ से बनाएगा नाइट्रोजन सर, इसके पास तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है। नहीं, तो सीधा सा जवाब आप दे सकते हो कि नाइट्रोजन यहाँ पर
नहीं बना सकता। क्या? इसके साथ जो हमारा 5 वैलेंसी है, क्योंकि 3 तो एल्काइल के साथ बना चुका है और 2 ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाएगा, लेकिन फास्फोरस बना सकता है। Reactivity towards hydrogen. All the elements of group 15 forms their respective hydride of formula MH3 type. इस टाइप का, जैसे NH3 अमोनिया, PH3 फॉस्फीन, ASH3 आर्सीन, SBH3 एस्टिबीन, BiH3 बिस्मथीन. So these are the hydrides of group 15 elements. ये सारे बनाते हैं और इसमें आपको अरेंज करने के लिए आता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर होता है. तो इसमें देखो, यदि सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो आप जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा पिरामिडल है, तो पोलर नेचर का तो है, इसके पास लॉन पेयर है, और नाइट्रोजन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इनसे एक पोल डेवलप होता है. तो और दूसरा बेटा वेंडरवाल फोर्स. तो कैसे होता है वेंडरवाल फोर्स? आप जानते हो साइज और मास बढ़ने से बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से भी बढ़ता है. तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? बिस्मथीन का, और सबसे कम किसका होना चाहिए? अमोनिया का. लेकिन अमोनिया बीच में एक और उसके पास बॉन्ड है. कौन सा? अभी हमने देखा कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है. तो इसका मतलब कि यदि आप बॉइलिंग पॉइंट का डाटा देखोगे तो सबसे कम PH3, फिर ASH3 और फिर अमोनिया आ गया बीच में. तो यहाँ स्टार करके याद रखेंगे किसके कारण ऐसा हुआ है. तो ये इरेगुलरिटी हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इरेगुलरिटी आया. तो ये आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. PH3 सबसे कम, BiH3 सबसे ज़्यादा. इसकी थर्मल स्टेबिलिटी यदि देखें, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या है? स्टेबिलिटी टुवर्ड्स हीट. तो आप जानते हो कि BiH3 तो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, नहीं होता, तो आपको इसका डाटा ही नहीं मिलेगा यदि आप खोजेंगे तो. तो यदि हम इस 4 में अरेंज करें, या इसको भी ले सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, तो सबसे कम कौन बेटा? BiH3, फिर SBH3, फिर ASH3, फिर PH3, और सबसे ज़्यादा कौन? NH3. तो क्या रीजन दोगे? वही कि Bi और H के बीच बॉन्ड लेंथ काफ़ी बड़ा होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगा, तो ये जल्दी टूट जाएगा नहीं. और NH3 में क्या होगा हमारा कि यहाँ पर स्मॉलर बॉन्ड लेंथ है, तो हाइयर बॉन्ड एंथैल्पी है, तो ये ज़्यादा थर्मली स्टेबल है. ठीक है. यदि हमको कोई रिड्यूसिंग पावर बोलता है, कौन रिड्यूस कर सकता है? जो इजिली हाइड्रोजन लॉस कर सकता है, दूसरे में हाइड्रोजन अपना ऐड कर सकता है. तो कौन ऐसा कर सकता है? यही तो कर सकता है. तो रिड्यूसिंग पावर सबसे कम किसमें? अमोनिया, फिर फॉस्फीन, फिर आर्सीन, फिर स्टीबीन, और सबसे ज़्यादा कौन? BiH3. तो बहुत सारा ये क्वेश्चन आएगा आपको कि जो BiH3 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन PH3. Why? Because the small bond dissociation enthalpy between Bi and H. तो ये जल्दी टूटेगा, ये हाइड्रोजन उसमें जाकर के ऐड हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर जो सारे हमारे हाइड्राइड्स बनते हैं बेटा, उसमें इस तरह का प्रॉपर्टीज होता है. एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी है कि अरेंज द फॉलोइंग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच. जैसे ये दे दिया आपको, यहाँ बोल रहा बॉइलिंग पॉइंट में, कह रहा थर्मल स्टेबिलिटी में, कह रहा रिड्यूसिंग पावर में,
और यदि हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो क्या होगा? तो देखो ऑल हैव ए लॉन पेयर, और बेटा जो भी लॉन पेयर जिसके पास होता है क्या कहते हो कि बहुत अच्छा लेविस बेस है। लेकिन लेविस बेस क्या होता है कि लॉन पेयर देने की एबिलिटी को बोलते हैं। लॉन पेयर जो जितना जल्दी दे सकता है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक मार्कर है और तुम कह रहे हो सर मुझे दीजिए, तो मैं तुमको दे दिया, लेकिन ये मार्कर हमसे बहुत दूर रखा हुआ है, तो मैं तो उसके पास जाऊंगा तब तुमको दूंगा ना। यही चीज़ तो यहाँ हो रहा है बेटा कि अमोनिया जो है इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है डेंसिटी, तो ये कर सकता है, इसका एकदम क्या कहते हो कि कलेक्टेड फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन दिस इलेक्ट्रॉन आर स्प्रेडेड ओवर ए लार्ज वॉल्यूम, तो लार्ज वॉल्यूम पर यदि होगा तो क्या होगा आपका कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो कहाँ से आप अवेलेबल करा पाएंगे? तो सबसे अच्छा लेविस बेस कौन होगा? अमोनिया। तो आपका BiH3, फिर SbH3, फिर AsH3, फिर PH3, अमोनिया सबसे अच्छा लेविस बेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा हाइड्राइड में क्या बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें देखा कि अमोनिया बीच में आ गया किसके कारण? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्मल स्टेबिलिटी हमने सीखा बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन M एंड H, तो बॉन्ड एंथैल्पी इसका कम था, तो ये थर्मली लिस्ट स्टेबल, ये थर्मली ज़्यादा है। रिड्यूसिंग पावर में हमने देखा कि जो इजिली हाइड्रोजन दे सकता है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम थी, ये जल्दी दे सकता है। और बेसिक स्ट्रेंथ हम देखा था एबिलिटी टू डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना ज़्यादा यदि हमारा साइज हो जाएगा तो लॉन पेयर का डिस्पर्सन उतना ज़्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, M2O3 जिसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और M2O5। ठीक है, M यहाँ पर क्या है? सारे एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स इज मोर एसिडिक देन द लोअर। जैसे N2O3, N2O5, N2O5 is more acidic, but all these oxides are exist in their dimeric form. जैसे बेटा आपके पास P2O3 है, तो ये ना P4O6 के फॉर्म में रहता है, और जो P2O5 है ये P4O10 के फॉर्म में होता है। तो कई बार इसके स्ट्रक्चर्स पर क्वेश्चन IIT वगैरह में पूछ देते हैं कि कितना PO-P बॉन्ड है, कितना P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। इसका बनाने का एक आसान सा तरीका सिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर आपके पास P, एक हेक्सागोन बना लो अल्टरनेट में P और O। ठीक है, यहाँ पर आपने एक लेना है बेटा ऑक्सीजन, यहाँ पर P, ये देखो, तो देखो ये P4O6 है ना। अब कितना PO-P बॉन्ड है आप खोज सकते हो, P1 2 3 4 और 1 2 3 1 2 3 6, देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसी में बेटा यदि आपने पाई बॉन्ड बना लिया तो P4O10 हो जाएगा, नहीं? तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं कि कितना हमारा पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये हमारा जो हायर वाला है वो ज़्यादा एसिडिक है, किससे? लोअर वन से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि क्या पढ़ा आज हम लोगों ने। P ब्लॉक स्टार्ट किया। व्हाट इज P ब्लॉक एलिमेंट्स? P ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर इनटू द P सबसेल। तो P सबसेल के अंदर बेटा जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। सो देयर आर 6 ग्रुप। तो इसीलिए हमारा 13 to 18, 13 14 हमने 11 में पढ़ लिया था, यहाँ हमें पढ़ना है 15 16 17 18। और ये बहुत मेजर है मार्क्स के हिसाब से, 8 मार्क्स का चैप्टर है। आप सोच सकते हो
3 चैप्टर पढ़ोगे तब जाके इतने मार्क्स आएंगे आपको, और अकेला चैप्टर में 8 मार्क्स डाला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, वही जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया, टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे, एटॉमिक साइज कैसे, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से होता है, एनोमोलस बिहेवियर क्या होता है, इन सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए। और इनर्ट पेयर इफेक्ट भी हमने देखा कि ये नीचे वाले मेंबर्स में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। तो दोनों फैक्टर से हमने देखा बेटा, एक एनर्जी फैक्टर भी देखा और एक शिल्डिंग इफेक्ट भी, पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ भी देखा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।